संगमपुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां पर दो परिवार रहा करते थे। एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार। गरीब परिवार में राधा थी जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसका परिवार बेहद ही संघर्ष किया करता था, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे। दूसरी ओर था नेहा का अमीर परिवार, जो स्वभाव में थोड़ी घमंडी और पैसों का दिखावा करने वाली लड़की थी। एक दिन वो राधा के घर आती है और राधा को सिंपल सी रोटी सब्जी खाते हुए देखकर बोलती है, राधा, ये कोई रोटी सब्जी खाने का समय थोड़ी ना है। सुबह सुबह तो कुछ हेल्दी या फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लेकिन मैं जब भी तुम्हारे घर पर आती हूँ, तुम हमेशा बस ये सूखी रोटी बनाकर खाती हो। नेहा, तुम बार बार अपनी अमीरी का घमंड हमारे यहाँ क्यों दिखाती रहती हो? ये ब्रेकफास्ट करना, अच्छा खाना खाना, ये सब अमीर लोगों के तौर तरीके हैं, हम जैसे गरीब लोगों के नहीं। हम जैसे गरीब लोगों को जो भी खाने को मिलता है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर तुम क्या ही अच्छा खरीद पाओगी और क्या ही खा पाओगी। नेहा, तुम मुझे यहाँ पर मेरी गरीबी का ताना मारने आई हो या कोई और काम है तुम्हें मुझसे? मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि हमारे गांव में फिर से मेला लगने वाला है और उस मेले में जानती हो कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? हाँ, मैं गांव के कुछ लोगों से सुन चुकी हूँ कि वहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता होने वाली है। लगता है तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं, आधी ही बात सुनी है। नृत्य की प्रतियोगिता होने वाली है, लेकिन उस नृत्य को करने के लिए जो लहंगा पहना जाएगा ना, वो भी कितना अच्छा होगा और कितना नहीं, ये भी देखा जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। प्रतियोगिता तो नृत्य की होती है ना, तो इसमें कपड़ों को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? मान लो किसी के पास अच्छा और महंगा लहंगा पहनने के लिए पैसे ना हो तो वो क्या करेगा? वो इसमें भाग ही नहीं ले सकता फिर तो। वो सब मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि सबसे अच्छा लहंगा कौन पहनकर नृत्य करेगा, ये चीज देखी जाएगी। बाकी चीजें तो वहाँ जाकर ही पता चलेंगी ना। एक काम करते हैं, हम दोनों चलकर वहाँ अपना नाम लिखवा देते हैं। हम दोनों को ही नृत्य करना आता है ना अच्छे से। राधा नेहा की बात मानकर उसके साथ मेले में भाग लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हर साल की तरह नृत्य प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें गांव की सभी लड़कियां हिस्सा लेती हैं। इस प्रतियोगिता में यह तय किया गया था कि जो लड़की सबसे अच्छा लहंगा पहनकर नृत्य करेगी, उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। नेहा और राधा बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, अब चाहे जो भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगी और पूरे गांव में अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। लगता है राधा, तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं। इस प्रतियोगिता में जो लड़की सबसे अच्छा लहंगा पहनकर नृत्य करेगी, उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हें नृत्य करना आता है, लेकिन तुम अच्छा लहंगा कहाँ से लेकर आओगी? तुम तो एक गरीब घर की लड़की हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ होंगे जो तुम एक अच्छा सा लहंगा खरीद सको। लेकिन हाँ, ये काम मैं जरूर कर सकती हूँ, तो जीतने की सबसे ज्यादा चांस तो मेरे ही बनते हैं। तुम तो इस प्रतियोगिता को जीतने का ख्वाब ही छोड़ दो। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा नेहा। पहले से ही किसी को हारा हुआ नहीं समझना चाहिए। राधा और नेहा इतना कहकर अपने अपने घर चली जाती हैं। घर पहुंचने के बाद राधा अपना पुराना सा साधारण लहंगा निकालती है, जिसे बनाने में उसकी माँ ने बड़ी मेहनत की थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के पास एक नया और बेहद महंगा लहंगा था, जो उसकी माँ ने उसे शहर से लाकर दिया था। तभी नेहा राधा को जलाने के लिए उसे वीडियो कॉल करके अपना लहंगा दिखाते हुए बोलती है, ये देखो राधा, ये लहंगा कितना महंगा है और कितना सुंदर भी है। ये लहंगा मेरी माँ ने मेरे लिए शहर से सबसे बड़ी दुकान से मंगाया है। हाँ नेहा, वैसे तुम्हारा लहंगा देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा लहंगा भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये लहंगा भी मेरी माँ ने ही मुझे दिया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपना लहंगा दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा लहंगा। वैसे दिखा देना मुझे वीडियो कॉल पर। राधा, तुम ये हाथों से सिला हुआ गरीबों वाला लहंगा पहन कर जाओगी? तुम तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले ही हार गई हो। भला इस लहंगे को कौन देखेगा? दिखेगा, जरूर दिखेगा, क्योंकि ये लहंगा मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये लहंगा सभी को बहुत पसंद आएगा और साथ में मेरा नृत्य भी। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तुम गरीब हो तो तुम्हारे पास गरीबों वाला ही लहंगा होगा ना, और अब मेरे जैसे अमीरों वाला लहंगा तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं। जो भी है उसी में काम चलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी परेशानी मैं समझती हूँ। इतना कहकर नेहा वीडियो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद दोनों
अपने अपने घरों में अपने अपने लहंगे पहनकर तैयारी करने लगती हैं। साथ ही अपने नृत्य की अभ्यास करती हैं। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। दोनों अपना लहंगा पहनकर मेले में पहुंच जाती है। अपना चमकदार लहंगा पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो सभी लोगों का ध्यान उसके डांस से हटकर उसके लहंगे पर चला जाता है और हर कोई उसके लहंगे की तारीफें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब राधा अपना साधारण सा लहंगा पहनकर मंच पर जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता। यह देखकर नेहा बोलती है, राधा अभी भी समय है, तुम अपनी हार मान लो और स्टेज से उतर जाओ, वरना बिना बात के अभी तो तुम लहंगे की प्रतियोगिता में हारी हो, फिर तुम नृत्य की प्रतियोगिता में हार जाओगी और लोग तुम्हारा बिना बात ही मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारे कहने से नहीं कहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हूँ, तो मैं नृत्य करके ही जाऊंगी। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। अगर किसी को मेरा लहंगा पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, नृत्य तो पसंद ही आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है जो कि कभी भी हकीकत में बदलने वाला नहीं है। बाकी अब तुम्हें मुझे हराने का शौक ही लगा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। दोनों अपने नृत्य का प्रदर्शन करना शुरू करती हैं। नेहा अच्छे से अच्छा नृत्य पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सारा ध्यान उसके भारी भरकम लहंगे को संभालने में ही लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी पूरी शक्ति और मेहनत के साथ नृत्य में लगी हुई थी, जो कि उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। लोगों ने यह महसूस किया कि राधा का नृत्य नेहा के नृत्य से कहीं ज्यादा अच्छा है। कुछ देर बाद नृत्य प्रतियोगिता का अंत होता है और राधा को जीत का पुरस्कार मिल जाता है। यह देखकर नेहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह बोलती है, आप लोग मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। मेरा लहंगा सबसे अच्छा था और सबसे महंगा भी था, उसके बाद भी राधा कैसे जीत सकती है। नेहा जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आपका लहंगा सच में बहुत अच्छा था, लेकिन आपका सारा ध्यान आपके लहंगे को संभालने में निकल गया और आप नृत्य पे सही से ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन राधा जी ने नृत्य पे ध्यान दिया और मेहनत की, और उनकी मेहनत और लगन उनके नृत्य में साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उनका नृत्य आत्मा से जुड़ा हुआ है, ना कि उनके कपड़ों से। इसलिए वो जीती है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखेबाजी की है। आप लोगों ने कहा था कि जिसका लहंगा सबसे सुंदर होगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, और अब आप नृत्य पर विजेता घोषित कर रहे हो। ये प्रतियोगिता इस बात की रखी थी कि कौन सबसे अच्छा लहंगा पहनकर नृत्य करता है, ना कि इस बात की कि कौन सबसे अच्छा लहंगा पहनकर आता है। और जो सही में विजेता बनने के लायक था वो विजेता बन चुका है। राधा जी के नृत्य में सच्चाई और सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो जीती हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सबसे अच्छा लहंगा मेरा था, तो इस नाते इस प्रतियोगिता की विजेता मैं ही हूँ और कोई नहीं। आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो मानना है आप मानो, लेकिन हमारा फैसला बदलेगा नहीं। हमारी नजर में ना राधा जी विजेता है तो वही रहेंगी। इस समय सही यही होगा कि मैं इस निर्णायक की बात मान लूं, क्योंकि यहाँ पर गांव के सभी लोग इकट्ठे हैं, और अगर मैं यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाऊंगी तो लोगों की नजरों में मेरी छवि खराब हो जाएगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए मुझे इसकी जीत को अपनाना ही पड़ेगा। निर्णायक की बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब वो किसी से कुछ नहीं कहती। आखिर राधा ने जीत से सभी को सिखाया कि सुंदरता सफलता और पैसे से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। नेहा को ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ा और सबके सामने उसने राधा से माफी भी मांगी। राधा ने उसे खुशी खुशी माफ कर दिया और दोनों की दोस्ती यूं ही बनी रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता का मूल्य हमेशा दिल और आत्मा से होता है, ना कि बाहरी चमक धमक से। सरगुन शाम के समय अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते वो अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कॉफी बना कर दे दो मुझे, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। खाने का समय हो गया है, पहले खाना खा ले उसके बाद कॉफी पी लियो। उफ, मेरी माता के मुझ पर जुल्म कभी नहीं होते। ड्रामे कम कर, हाँ, और चल कर खाना खा ले। अच्छा बताओ क्या बनाया है आपने? करेले। करेले? मम्मी आपको पता है ना मुझे करेले पसंद नहीं है। हाँ तो तेरे लिए पिज्जा बनाऊं? बना दो। रुक जा तू। इतना कहकर अब सरगुन की माँ झाड़ू उठाती है तो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। इस तरह अब दोनों ही थककर सोफे पर बैठ जाती है और हंसने लगती है। और एक बार फिर सरगुन की माँ सरगुन से कहती है, सरगुन अब बहुत हो गया,
चल कर खाना खा ले। माँ मैं नहीं खाऊंगी करेले। माँ मेरे लिए कुछ और बनाओ, मैं करेले फरेले नहीं खाने वाली। और अगर आपको नहीं बनाना तो मैं बाहर चली जाऊंगी कुछ खाने। तू सच में बहुत ही नखरे दिखाती है। अरे इतने नखरे कौन करता है? मैं हाँ, मैं तो झेल लेती हूँ तेरे नखरे, लेकिन जहाँ जाएगी ना वहाँ तेरे नखरे कोई नहीं झेलेगा, समझी? माँ तुम चिंता क्यों करती हो? आपकी बेटी अपना ससुराल बेहतर तरीके से संभालेगी। हाँ देखती हूँ ना, कौन होगा जो तेरे नखरे उठाएगा। पता नहीं कैसे अपना ससुराल संभालेगी ये लड़की। इतना कहकर अब सरगुन की माँ सरगुन के लिए दूसरी सब्जी बनाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो सब्जी बनाकर उसके सामने परोस देती है। इस तरह अब सरगुन खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सरगुन के लिए रजत नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सरगुन को देखने आई रजत की माँ शांति सरगुन की माँ से कहती है, अरे समधन जी, हमारी बहू कहाँ है? अभी बुलाती हूँ समधन जी। बेटा सरगुन, जरा बाहर तो आओ। इस तरह अब सरगुन अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए आती है और सभी को चाय देती है। सरगुन को अब सब पसंद कर लेते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद सरगुन और रजत की शादी होती है। शादी के बाद सरगुन अपने ससुराल में कुछ नहीं करती और आराम से बैठी रहती। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय शांति अपनी बहू के पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, बाहर बारिश हो रही है, जाकर कपड़े तो उतार कर ले आ छत से। मम्मी जी मैं नहीं जाऊंगी बारिश में। लेकिन क्यों बहू? मम्मी जी मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बारिश के पानी से मेरी बॉडी पर रेड रैशेस हो जाते हैं, इसीलिए कपड़े उतारने आप ही जाइए। इस तरह से अब शांति गुस्से में चली जाती है और कपड़े उतार कर आती है और अपनी बहू को कहती है, बहू मैंने कपड़े उतार दिए हैं, इसलिए अब तू जाकर खाना बना ले। अपनी सास की बात सुनकर एक बार फिर सरगुन के बहाने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, अब मुझे गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, अब मैं अपना आइडिया लगाऊंगी खाना बनाने से बचने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। सरगुन अब मुंह बनाते हुए उठती है और जैसे ही उठती है वैसे ही वो अपना सर पकड़कर फिर से बैठकर अपनी सास से कहती है, आओ मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा। उसकी ये बात सुनकर शांति को समझ आता है कि वो ड्रामे कर रही है। उसके ये नखरे देखकर शांति कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। जिसके बाद अब वो खाना बनाकर रख देती है। शाम को जब रजत आता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ सरगुन का है? होगी कहीं अपने कमरे में ही। अरे माँ क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटा मेरे तो करम ही फूट गए हैं इससे तेरी शादी करवा कर। पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में तेरी शादी इससे करवाई थी। पर माँ हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तेरी पत्नी के इतने नखरे हैं ना कि क्या ही बताऊं। देख बेटा, तू तेरी पत्नी के नखरे झेल सकता है लेकिन मैं नहीं। क्या माँ, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। नहीं, आज तो उसको बुलाने नहीं जाएगा। और इतना भी क्या है माँ, वो जैसी भी हमारे घर का हिस्सा है। तुझे मेरी कसम है रजत, अगर तू आज उसको बुलाने गया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस तरह अब रजत वहीं रुक जाता है और अपनी माँ के साथ खाना खाने लगता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ ये सब कुछ सरगुन देख लेती है और सरगुन भी गुस्से में अब अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ समय बाद दोनों खाना खाकर अपने कमरे में जाने लगते हैं। शांति तो कमरे में चली जाती है लेकिन बेचारा रजत अपने कमरे का दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन सरगुन वो दरवाजा नहीं खोलती और इस तरह अब रजत को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। समय बीतने के साथ जब सुबह होती है तो सरगुन अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां वो अपने पति को सोफे पर सोता देखकर मन में कहती है, अब आया ना मजा। अब मैं आपको ऐसे ही सजा दूंगी जब तक आपकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। इस तरह सरगुन अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद जब रजत उठता है तो वो अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी को मनाते हुए कहता है, क्या डार्लिंग, अब तुम भी ऐसे गुस्सा रहोगी क्या? अरे तुम यहाँ मेरे पास क्यों आ रहे हो? जाओ ना अपनी माँ के पास। अरे यार, अब अपने नखरे बंद भी कर लो। हाँ, अब आपको मेरे नखरे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो आपको मेरे नखरे ही दिखेंगे। हाँ सही बात है, बेटा अपनी माँ का पल्ला कभी नहीं छोड़ता। बेचारा रजत कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से 9-2-11 हो जाता है।
ऐसे ही शाम को जब रजत घर आता है तो वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है। सरगुन, मैं सोच रहा हूँ आज हम डिनर पर चलते कहीं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रजत की बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो खुशी से रजत को गले लगाते हुए कहती है। अरे रजत जी, शुभ काम में देरी कैसी? आप तो बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, अभी रेडी होकर आती हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शांति आती है और घर में शांति का माहौल ना बनाते हुए वो अपनी बहू को ताने मारती है। हा, अब तेरे कोई नखरे नहीं दिखाई दिए मुझे। अरे जैसे नवरत्न 9 जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है ना, वैसे ही तू 9 नखरों से बनी हुई है। अगर मैं तुझे बोल दूं ना कि मेरा कुछ काम कर दे तो तेरे नखरे शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब जब मेरे बेटे ने तुझे बाहर चलने के लिए बोल दिया तो तेरे सारे नखरे खत्म हो गए। वाह रे वाह, बहू हो तो ऐसी। हाँ, तो अब रजत जी मेरे पति हैं, वो मुझे घुमाने ले जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कान खोलकर सुन ले बहू, रजत तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है, समझी तू? सासू माँ, रजत आपका बेटा था, अब वो मेरा पति है, पति। उन दोनों की बात सुनकर रजत का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाकर कहता है। आप दोनों ने तो हद मचा रखी है, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, लड़ती रहो आप लोग। अरे यार, तुम लोगों ने एक बार भी सोचा है कि तुम दोनों की लड़ाई में पिसता कौन है? माँ का पक्ष लूं तो पत्नी नाराज, पत्नी का पक्ष लूं तो माँ कहती है पत्नी के पल्लू से बंध गया है। भगवान ऐसी जिंदगी से अच्छा है तो मुझे उठा ही ले। इतना कहकर रजत गुस्से में टेरेस पर चला जाता है। उसको इतने गुस्से में जाते देखकर दोनों सास बहू आपस में समझौता करती हैं कि अब वो रजत के सामने आपस में कभी नहीं लड़ेंगी और ना ही सरगुन अपने 9 नखरे दिखाएगी। इस तरह दोनों सास बहू रजत के पास जाती हैं और रजत के सामने सरगुन कान पकड़कर खड़ी होकर कहती है। रजत जी, मुझे माफ कर दो, हम दोनों सास बहू आपस की लड़ाई में आपको भूल ही गई थी कि आप भी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे। हाँ बेटा रजत, और तो और मेरी बहू जिसके अंदर 9 नखरे है, उसने भी मुझसे वादा किया है कि वो अब अपने नखरों को कभी हमारे सामने नहीं आने देगी और चुपचाप सारा काम करेगी। क्यों बहू, सही कहा ना? सरगुन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है और इस तरह रजत भी अपना गुस्सा थूक देता है। यूं ही समय बीतने लगता है। रजत के सामने दोनों सास बहू अपना झगड़ा साइड रखती, लेकिन जैसे ही रजत घर से जाता वैसे ही उन दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता। रजनी और शर्मिला दोनों ही पड़ोसन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन जहाँ एक तरफ रजनी स्वभाव से सरल और शांत थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मिला बहुत ही गुस्से वाली और लड़ाकू थी। शर्मिला की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू रानी। लेकिन वो अपनी दोनों बहुओं के बीच बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बड़ी बहू राधिका को तो बहुत मानती थी और अपनी छोटी बहू रानी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो रानी को अपने बेटे की मौत का कारण मानती थी, जिसके चलते वो हमेशा रानी को उल्टा सीधा सुनाती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय रजनी शर्मिला के घर जाती है और कहती है। और बताओ शर्मिला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? आज सुबह सुबह मेरे घर? हाँ, वो अकेले मन नहीं लग रहा था तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम किसी मंदिर घुमाएं। हाँ, वो बात सही है तुम्हारी। अब अकेला घर भूत का घर ही लगेगा, इसलिए कहती हूँ अपने बेटे अमित की शादी कर ले और एक बहू घर ले आ। ये तुमने सही कहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे मेरे पसंद की कोई लड़की दिखाई ही नहीं देती जो मुझे पसंद आ सके, जिसे देखकर दिल भी कहे हाँ, तेरे बेटे के लिए इससे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती है, यही तेरी बहू बनने के लायक है। तो फिर अपने बेटे को बोल देना कि वही कोई अच्छी लड़की पसंद कर लाए शादी के लिए। तुझे अपने बेटे की पसंद पर भरोसा तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे अपनी जॉब से फुर्सत ही कहाँ है, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी भी मुझे ही दी है। उसने मुझसे यही कहा है कि माँ, आप जिस लड़की पर हाथ रख दोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। रजनी और शर्मिला आपस में बातें कर रही होती है। तभी शर्मिला की छोटी बहू रानी उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। शर्मिला चाय का पहला घूंट पीते ही चाय को गुस्से से टेबल पर रखते हुए रानी से कहती है। ये क्या है बहू, घर में दूध चाय पत्ती सब खत्म हो गई थी क्या?
जो तू ऐसी पानी जैसी चाय बना कर लाई है। क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं है क्या? अगर चाय अच्छी होती तो मैं तुझे इतना सुना नहीं रही होती। तू क्यों भूल जाती है? अब तू एक गरीब घर की नहीं बल्कि एक बड़े घर की बहू है। अरे मैं तो भूल गई थी, तू तो विधवा बहू है जो मेरे बेटे को खाकर अभी तक जिंदा बैठी है। शर्मिला, ये तू क्या कर रही है? चुप हो जा। क्यों सुना रही है अपनी बहू को इतना? कोई अपनी बहू को ऐसा बोलता है क्या? काहे की बहू रजनी? ये तो आते ही मेरे बेटे को खा गई। मेरा बस चलता मैं तो इसको कब का अपने घर से बाहर कर चुकी होती। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे बेटे के खोने का एहसास होता है। लेकिन शर्मिला, सुनाते टाइम तू ये क्यों भूल जाती है कि वो सिर्फ तेरा बेटा ही नहीं बल्कि इसका पति भी था। जितना दुख तुझे अपने बेटे के खोने का है उससे ज्यादा उसे अपने पति के खोने का है। शर्मिला अपनी छोटी बहू रानी को सुना ही रही होती है कि तभी उसके बड़े बेटे बहू राधिका और संजय वहाँ आते हैं और कहते हैं, माँ क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रही हो रानी पर? अब इसने किया क्या है? बेटा गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ? इस नालायक को मुझे गुस्सा दिलवाने के सिवा और कुछ नहीं आता है। एक काम ठीक से नहीं कर सकती है, एक कप अच्छी चाय पिला नहीं पाई, आगे पता नहीं क्या करेगी। कोई बात नहीं माँ, आती तो है, अच्छा बुरा हो ही जाता है। अच्छी नहीं बनी तो वापस कर देती और दूसरी बनवा लेती। माँ जी, वैसे ये चाय रानी ने नहीं मैंने बनाई है। मैं थोड़ा जल्दी में थी, संजय जी आवाज दे रहे थे तो मैं चाय छोड़कर रानी को देकर चली आई। आप गुस्सा मत करिए, मैं दूसरी बना देती हूँ। अपनी बड़ी बहू राधिका की बात सुनकर शर्मिला की बोलती बंद हो जाती है, जिस पर वो आगे कुछ बोले बिना ही चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रजनी भी अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन शर्मिला की आदतों में कोई सुधार नहीं था और उसकी ये आदतें देख देख कर रजनी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही एक रोज शर्मिला अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी इसकी छोटी बहू रानी उसके कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, मुझे आपसे एक काम था। बोल, क्या काम है? पक्का जरूर कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी, क्योंकि इसके सिवा तुझे और कोई काम ही नहीं है। माँ जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। आई तो मैं मांगने ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए। सीधे काम की बात बता तू कि तुझे क्या काम है। माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। भांग खा रखी है क्या तूने? वैसे तो अभी कुछ दिन है करवा चौथ में, लेकिन तुझे क्यों करनी है करवा चौथ की शॉपिंग? ये बता मुझे तू। मेरा बेटा जा चुका है तुझे छोड़कर, तो कौन से पति के लिए शॉपिंग करनी है तुझे? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये करवा चौथ की शॉपिंग मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन के लिए करूँगी। वो क्या है ना कि लोग कहते हैं ना कि करवा चौथ का सारा सामान मायके से जाता है, तो अब माँ बाबा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ उसकी बड़ी, तो ये रस्म मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। तुझे पाल रही हूँ कम है क्या जो अब तेरी बहन के भी खर्चे पूरे करूँ मैं? देख, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तेरे फालतू खर्चे के लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि उसकी मायके की सरगी मैं जरूर भेजूंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे। और हाँ, करवा चौथ से याद आया, जाके अपनी जेठानी से बोल दियो कि अगर उसे करवा चौथ की शॉपिंग पर जाना है तो आकर मुझसे पैसे ले जाए और अच्छे से शॉपिंग कर ले। अपनी सास की तानों भरी बातें सुनकर रानी को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सामने अपनी पड़ोसन रजनी को देखकर वही रुक जाती है, जिस पर रजनी अंदर आकर कहती है, बस कर शर्मिला, अगर तेरी बहू तेरी इज्जत करके कुछ नहीं बोल रही है तो तुझे भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना अगर उसने तुझे भी उल्टा जवाब दे दिया तो तेरी ही क्या इज्जत रह जाएगी। क्या बात है रजनी, तुझे मेरी इस विधवा बहू से बहुत लगाव है। जैसे ही मैं इसे कुछ बोलती हूँ तो तुझे बड़ा बुरा लगता है। बात बुरा लगने की नहीं है, सही गलत की है। मैंने तेरी और रानी की सारी बातें सुन ली है। तू इसे पैसे नहीं दे सकती है जो तुझसे मांगने आई है, लेकिन अपनी बड़ी बहू को दे सकती है जो अभी तक मांगने भी नहीं आई है। रजनी, अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो तू मेरी छोटी बहू को गोद ले ले और अपने घर ले जा और आराम से इसकी सारी जिम्मेदारी उठा। मेरे घर से भी बला टलेगी। तू पागल हो गई है क्या? कोई अपनी बहू को गोद देता है क्या? तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा भी सोच सकती है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बुराई है? ले ले मेरी बहू को गोद। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब तुझे हमेशा के लिए इसे अपने साथ रखना पड़ेगा
तब तुझे पता चलेगा। शर्मिला और रजनी की सारी बातें दरवाजे पर खड़े संजय और राधिका सुन रहे होते हैं, जिसके बाद वो अंदर आकर अपनी माँ शर्मिला से कहते हैं, माँ आप ये क्या कह रही हो? कभी तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना आपको। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी। इस बेचारी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? सभी लोगों की तरह ये भी तो हमारे घर की सदस्य है। तुम सब अपना मुंह बंद करो, अगर इस घर में रहना है तो, वरना इसको गोद देने के साथ साथ मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर कर दूंगी। लेकिन माँ जी ये तो गलत है, ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ? जेठानी जी सही कह रही हैं। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे इतना परेशान हैं कि आप किसी और को मुझे गोद देने के लिए भी तैयार हैं। तू रो मत बहू, शायद तेरी सास की ही किस्मत खराब है, जिसे अच्छे और बुरे इंसान को परखने की समझ नहीं है। ठीक है शर्मिला, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरी बहू को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। रजनी इतना कहकर रानी को अपने घर लेकर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ वो अपने बेटे अमित को सारी बातें बताकर कुछ ही दिनों में रानी और अपने बेटे अमित की शादी करा के उसे अपने घर की बहू बना लेती है। इस तरह से रजनी शर्मिला से गोद ली हुई बहू को अपने घर की बहू बना लेती है, जिसके बाद रानी को भी अपने पुराने सास के जुल्मों से आजादी मिल जाती है और अपनी नई सास रजनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।